डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे 12th में, और सॉलिड स्टेट के अंतर्गत हमने कुछ टॉपिक कंप्लीट किए थे, जैसे कि उसका क्लासिफिकेशन दो तरीका का हमने पढ़ा था, कौन सा, एमॉर्फस सॉलिड और एक ट्रू सॉलिड। इनके बारे में हमने समझा था, कुछ एग्जाम्पल भी समझे थे, और उसके बाद कुछ यूनिट सेल समझी थी। यूनिट सेल होती क्या है इसके बारे में समझा था, और यूनिट सेल के जो 3 टाइप थे मेनली, क्यूबिक यूनिट सेल में 3 टाइप हमने पढ़े हैं, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब उनके बाद हमने उनके डेरिवेशन भी पढ़े थे, यानी कि पैकिंग इफिशिएंसी निकालना भी सीखा था सिंपल क्यूबिक में किस तरीके से हम निकालते हैं, और बॉडी सेंटर्ड में भी इसी तरीके से फेस सेंटर्ड में। आज हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उनके बॉन्ड के आधार पर। जिस सॉलिड में जिस प्रकार का बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसका नाम उसी के आधार पर रखा जाता है। 11th में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, उस टॉपिक का नाम होता है केमिकल बॉन्डिंग। एक चैप्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। उसके अंतर्गत आप बॉन्ड समझते हो, बॉन्ड हैं क्या बेसिकली। तो जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफॉर्मेशन से एक अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होता है, उसी को हम एक बॉन्ड का नाम दे देते हैं। तो उन्हीं बॉन्ड के आधार पर आज हम लोग सॉलिड समझेंगे कितने प्रकार के होते हैं। जैसे हमने आयनिक सॉलिड पढ़ा, आयनिक बॉन्ड पढ़ा है, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा है। तो जिस प्रकार के सॉलिड में जिस प्रकार का बॉन्ड होगा उसी के आधार पर उसका नाम रखा गया होगा। जैसे हम बात करें पहला आयनिक सॉलिड, तो इसमें जो बॉन्ड होगा, बॉन्ड कौन सा प्रेजेंट होगा, आयनिक बॉन्ड। एक टेबल बना लीजिए, यहां टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ सॉलिड। यहां पर एग्जाम्पल, फर्स्ट हमने बात की है आयनिक सॉलिड। जैसे Na है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। किस वजह से पॉजिटिव है? क्योंकि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन रहे होंगे 2, 8, 1, तो लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाता है, इस वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और निकल के किसके पास जाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास। जैसे कि Cl है, Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, तो एक इलेक्ट्रॉन आकर यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन कर देता है, जिस कारण से इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट रहेगा और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट रहेगा। तो यहाँ आयंस जनरेट हुए हैं, तो आयंस के बीच में जो एक अट्रैक्शन फोर्स होगा उसकी वजह से एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिस बॉन्ड का नाम होता है आयनिक बॉन्ड। ठीक, इतनी बात समझ में आई होगी। तो जो आयनिक सॉलिड होते हैं उसमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा। क्या होता है आयनिक बॉन्ड? आप समझ चुके हो। जब किसी एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के द्वारा इलेक्ट्रोनेगेटिव को इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए ट्रांसफर कर दिए जाएं, जिस वजह से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन जनरेट होता है, उनके बीच आकर्षण बल को ही हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। अब हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, जैसे कि एक हम अभी समझ रहे थे NaCl, दूसरा MgCl2, तीसरा MgO, MnO2, Fe2O3, KCl, AgBr, ETC। डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, कई प्रकार के हम लोग पढ़ सकते हैं। जिसमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो आयनिक सॉलिड होगा, सिंपल सी बात है। अब हम नेक्स्ट की बात करें, जैसे दूसरा कोवेलेंट सॉलिड। तो ऐसे सॉलिड जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो, जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो कोवेलेंट सॉलिड कहलाते हैं। क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड? जैसे हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, इसके पास भी एक होगा, जबकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होगा, 6। तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं
इनके द्वारा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मिनिमम उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। तो एक ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन से लेगा, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इस वाले हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इस तरीके से जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जिसे हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ H और O के बीच में जिस प्रकार का बॉन्ड फॉर्म हुआ है उसे हम बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। इतनी बात समझ में आई हो। तो अब हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, जैसे कार्बन। अब कार्बन के भी 2 अपर रूप होते हैं, एक होता है डायमंड, दूसरा होता है ग्रेफाइट। तो कार्बन के 2 अपर रूप हमने देख लिए, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन से बनते हैं, जैसे H2O, ठीक, CO2 जिसे हम बोलते हैं ड्राई आइस एक्सेट्रा, और भी कई हो सकते हैं, ठीक। अब हम तीसरे टाइप की बात करते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में भी एक बॉन्ड कार्य करता है जिसे हम बोलते हैं वैन डर वाल बॉन्ड या लंदन डिस्पर्सन फोर्स। जैसे H2O और एक दूसरा H2O है, इनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होगा जिसे हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर बॉन्ड, या H2 एक दूसरा H2 है, इनके बीच में भी एक बॉन्ड कार्य करेगा। ये बॉन्ड बड़ा वीक होता है बट यहाँ प्रेजेंट होगा, इस वजह से ये एक मॉलिक्यूलर सॉलिड का फॉर्मेशन करता है। इसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा? वैन डर वाल। वैन डर वाल बॉन्ड। एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे P4 I2 H2 N2 ETC, कोई भी जो मॉलिक्यूल्स के रूप में प्रेजेंट होंगे उन्हें हम मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलेंगे। अब हम इसके बाद 4th नंबर की बात करें तो उसमें हम लोग समझते हैं मेटलिक सॉलिड के बारे में। मेटलिक सॉलिड, तो जैसा कि सारे ही सीक्वेंस में पढ़ते आ रहे हैं, इसमें किस प्रकार का बॉन्ड प्रेजेंट होगा? इसमें मेटलिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा। मेटलिक बॉन्ड हमेशा 2 मेटल्स के बीच बनता है, यानी कि आप कह सकते हो 2 पॉजिटिव आयंस के बीच में ही बनते हैं मेटलिक बॉन्ड। जैसे एक Fe दूसरी Fe से जिस फोर्स द्वारा अट्रैक्ट होगी उसे हम मेटलिक बॉन्ड बोलते हैं। इसमें C ऑफ इलेक्ट्रॉन बनते हैं, आयंस जनरेट होते हैं, जो कि एक अलग ही टॉपिक होता है, उसमें हम समझेंगे मेटलिक बॉन्ड है क्या। यहाँ अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, जैसे कि Fe Ag Cu Au Pt Sn, इसके अलावा भी और भी होते हैं जैसे Zn Mn etc, क्रोमियम भी होता है। तो कई सारे हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं मेटलिक सॉलिड। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो कुछ अक्रिय गैसें होती हैं जिन्हें हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं और उन्हें सॉलिड फॉर्म में भी ला सकते हैं, तो वो भी एक सॉफ्ट सॉलिड की तरह कार्य करते हैं, तो उनको भी हम लोग अलग से समझते हैं। तो 4 प्रकार के आपने यहाँ पढ़े हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका इसी लेक्चर में रहेगा जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं। ब्रेवियस के अनुसार हम लोगों ने 7 प्रकार की जो यूनिट सेल पढ़ी थी उनको हम लोग एक टेबल के माध्यम से समझते हैं, जिसमें कि हम लोग उसकी एड्ज लेंथ, इंटरफेशियल एंगल और कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थोड़ी देख लीजिए। जैसे इस तरीके की कोई एक यूनिट सेल है, यूनिट सेल क्या होती है ये हम पिछली क्लास में ही बात कर चुके हैं। कोई एक यूनिट सेल है, अगर कुछ टर्मिनोलॉजी देखी जाए तो इनके बीच में जो फेस है, एक फेस और किसी दूसरे फेस के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं इंटरफेशियल एंगल।
इसी तरीके से यहाँ पर भी एक एंगल बनेगा, यहाँ पर भी एक एंगल बनेगा। तो इन एंगल्स को फिर हम कुछ नाम दे देते हैं। ये एक पूरी फलक है, ये दूसरी फलक है, एक फेस है, दूसरा फेस है। इन दोनों के बीच में जो एक एंगल होगा उसे हम बोलेंगे एल्फा। इसी तरीके से कोई जो दूसरा एंगल होगा यहाँ पर बीटा और यहाँ होगा गामा। तो दो अलग अलग फेस के बीच में जो एंगल बनता है उनको हम एल्फा बीटा गामा बोल सकते हैं। और ये जो एड्ज है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, इसे हम ए बोल सकते हैं। ये लेंथ ए हो गई। इसी तरीके से कोई दूसरी लेंथ ये बी हो गई, बी। ये वाली लेंथ कोई सी हो गई। ठीक। अगर क्यूबिक की बात करें तो क्यूबिक में ए बी सी तीनों ही इक्वल हैं। इस वजह से हम लोग यहाँ पर भी ए मान रहे थे, यहाँ पर भी ए और यहाँ पर भी ए मान रहे थे। सारी भुजाएं एक क्यूब की बात कर रहे थे। तब अगर उसके अलावा कुछ और हो, ऑर्थोरोम्बिक हो, टेट्रागोनल हो या कोई भी हो सकता है, तो उनमें ए बी सी एक दूसरे से डिफरेंस भी हो सकती हैं, एक दूसरे के इक्वल भी हो सकती हैं। लेकिन क्यूब के जैसी केवल और केवल रोम्बोहेड्रल की होती है, जिसमें तीनों भुजाएं सेम होती हैं। लेकिन भुजाएं तो सेम होगी, लेकिन वहाँ पर एंगल चेंज हो जाएगा। जबकि क्यूबिक में सारी भुजाएं बराबर होंगी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और एंगल भी 90 के इक्वल होंगे। जो अल्फा होगा वो 90 के इक्वल होगा, बीटा भी 90 के इक्वल होगा और गामा भी 90 के इक्वल होगा। तो हम इस टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं क्यूबिक सेल के स्ट्रक्चर को, उनके बीच के इंटरफेसियल एंगल को, एड्ज लेंथ को। तो हम सबसे पहले बात करें क्यूबिक में। तो क्यूबिक में तीनों लेंथ इक्वल होती हैं, ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, और तीनों एंगल भी इक्वल होंगे, अल्फा इक्वल टू बीटा, बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, तीनों ही 90 होंगे। कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जैसे कि NaCl, KCl, ZnS, डायमंड और कॉपर। इसके बाद जो दूसरा है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक जिसमें कि A डज नॉट इक्वल टू B, B डज नॉट इक्वल टू C, यानी कि ये वाली लेंथ बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। इस तरीके से ये B भी कुछ परिवर्तित होगी और C भी कुछ परिवर्तित होगी, एक दूसरे से अलग अलग लेंथ होंगे। और एंगल इसमें तीनों इक्वल होंगे 90 के। एग्जाम्पल दिए गए हैं KCl, BaSO4 और K2SO, पोटेशियम नाइट्रेट, बेरियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट। इसके बाद हम बात करें टेट्रागोनल की। तो टेट्रागोनल में ए लेंथ बी के इक्वल तो होगी बट सी के इक्वल नहीं होगी। इसमें दो लेंथ सेम हो सकती हैं, कोई भी लेंथ हो, वो ए हो सकती है, बी, ये दोनों सेम हो सकती हैं बट सी सेम नहीं होगी। कोई भी दो भुजाएं बराबर होंगी, तो इसमें दो भुजाएं बराबर हैं, तीसरी नहीं है। एंगल तीनों यहाँ भी 90 होंगे। एग्जाम्पल दिए हैं टाइटेनियम ऑक्साइड, PbWO4, SnO2, CaSO4, कैल्शियम सल्फेट। इस तरीके से अगर हम नेक्स्ट की बात करें मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में तीनों भुजाएं डिफरेंट हो जाती हैं, ए डज नॉट इक्वल टू बी, बी डज नॉट इक्वल टू सी। मोनोक्लिनिक का बड़ा जनरल एग्जाम्पल है जो आपको देखने को मिल जाएगा आपके घरों में। जो माचिस की डिब्बी होती है वो एक एग्जाम्पल है मोनोक्लिनिक का। उसमें आप देखोगे तीनों भुजाएं डिफरेंट होंगी, उनकी लेंथ अलग अलग होती है। तो यहाँ तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी बट दो एंगल सेम होंगे, अल्फा और बीटा सेम होंगे, लेकिन अल्फा और गामा 90 होंगे, लेकिन जो बीटा होगा वो 90 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है। इसके एग्जाम्पल हैं KClO3, CaSO4, 0.2H2O, Na2B4O7, बोरैक्स। पांचवें की अगर हम बात करें ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में भी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि CuSO4, 0.5H2O, और इसमें एंगल भी तीनों डिफरेंट होंगे। तो एक इकलौता ऐसा क्यूबिक सिस्टम जिसके अंतर्गत तीनों भुजाएं भी अनइक्वल हैं और तीनों एंगल भी इक्वल नहीं है, तो ये ट्राइक्लिनिक है, आप याद रखोगे इसे। एग्जाम्पल हम देख चुके। अब हम बात करें हेक्सागोनल में। हेक्सागोनल में A इक्वल टू B होगा बट B डज नॉट इक्वल टू C, B C के बराबर नहीं होगा। एंगल इसमें दो एंगल 90 के इक्वल होंगे और जो तीसरा एंगल है वो 120 होगा, 120 डिग्री।
एग्जाम्पल ZNO, कैडमियम सल्फाइड, CDS, HGS, AGI, SiC। रोम्बोहेड्रल में तीनों लेंथ इक्वल होंगी, जिस तरीके से क्यूबिक में इक्वल थी उसी तरीके से यहाँ पर भी तीनों लेंथ इक्वल होंगी, बट डिफरेंस होगा यहाँ पर एंगल का। यहाँ अल्फा इक्वल टू बीटा था, बीटा इक्वल टू गामा था, लेकिन यहाँ और गामा इक्वल टू 90 था, लेकिन यहाँ पर गामा डज नॉट इक्वल टू 90 रहेगा। एग्जाम्पल NaNO3, ICl, CaCO3, HGS। इस तरीके से हम लोग इस टेबल को समझ सकते हैं। आप लोग नोट कर लेना, और जो पिछली टेबल बनाई है उसको भी नोट कर लेना। अगली बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।